वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास के बारे में। उसी श्रृंखला में इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में हमको चर्चा करनी है। यहाँ से किस प्रकार से आपके एग्जाम्स में चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हमसे जुड़े हों और चाहे सब्जेक्टिव वाले जुड़े, जितने भी छात्र छात्राएं हमको इस समय देख रहे हैं, सभी के लोगों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए यह वीडियो सभी छात्र छात्राओं तक पहुंचाने का कष्ट करें। वैसे यह लेक्चर से बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज अर्थात हिंदी भाषा ले रखा है, उनके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने का वह भी प्रयास करें। तो बीए सेकंड और थर्ड दोनों ईयर के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीए तृतीय वर्ष की प्रॉपरली बात की जाए तो यह पेपर 2 के अंतर्गत आता है। आपके पेपर 2 में वर्णित है आपकी हिंदी साहित्य। जब आप विषय वस्तु लेते हैं, बीए तृतीय वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, तो पेपर 2 के अंतर्गत मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। उसी की श्रृंखला में इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्नों को और उत्तर को समाहित किया गया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रश्न और उत्तर के बारे में समझाने का प्रयास किया जाएगा। एक एक मुद्दे को उठाऊंगा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के अंतर्गत मैं बता दूं आपको क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत भाषा का व्युत्पत्ति परक जो अर्थ होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। भाषा की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी होती हैं उनको देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसे कैसे प्रश्न बनेगा उनको भी बताने का प्रयास करूंगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही हैं, मतलब कि उनकी भाषाओं को लेकर के। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, भोजपुरी जो है एक प्रकार से इसका व्यापारिक विशेषताएं कैसी है, देवनागरी लिपि के नामकरण को लेकर के बातें हम देखेंगे, देवनागरी लिपि की विशेषताओं को देखेंगे। वहीं साथ ही साथ डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार हिंदी बोलियों का वर्गीकरण उन्होंने कैसे किया उसके बारे में भी देखेंगे। उसी के साथ साथ हिंदी के क्षेत्र विस्तार पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक प्रकार से हिंदी भाषा का सही तरीके से जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से आपको अन्य वीडियो देखनी है अन्य सब्जेक्ट से संबंधित, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए तक की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। नेक्स्ट ईयर से ध्यान रखेंगे, थर्ड ईयर वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, एमए की तैयारी अगर आपको हिंदी साहित्य से एमए करना है तो हमारे चैनल से आप जुड़ करके एमए की भी तैयारी आगे चल करके कर सकते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखेंगे। आप देख रहे हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट। क्या देख रहे हैं? शुक्ला स्टडी पॉइंट। और मैं कौन हूँ? शिवम शुक्ला। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई कि भाषा का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है। व्युत्पत्ति मतलब होता है उत्पन्न हुआ, मतलब कैसे उत्पन्न हुआ। तो भाषा शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ आपको बताना है कि कैसे आखिरकार जो भाषा शब्द है या भाषा जो है वो कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हिंदी वालों बड़े ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर दोनों वाले। ठीक, तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है या फिर निष्पन्न है। निष्पन्न, उत्पन्न या निष्पत्ति, ये सारे शब्द जो है या उद्धृत, ये सारे के सारे शब्द हिंदी में आम तौर पर प्रचलित किए जाते हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और इन शब्दों को आप विशेष ध्यान रखेंगे ताकि यह शब्द जो होते हैं निष्पन्न हो गया, निष्पत्ति हो गया, या इसी प्रकार से पुष्टि हो जाना, या इसी प्रकार से इस लिया गया है या उद्धृत हो जाना, ये सारे के सारे हिंदी में ये शब्दावलियाँ हैं जो कि प्रयोग में लाई जाती हैं। तो मतलब इसका क्या होता है कि उत्पन्न होना। ठीक, तो धातु किससे बना भैया? धातु मतलब कि सॉरी, भाषा जो है भाष धातु से बना। जिस प्रकार से आप हिंदी में मेरे भाई पढ़ते हैं कि इस शब्द से बना, जैसे आप पढ़ते हैं कि हिंदी में जैसे शब्द होता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में धातु होता है। किस क्या होता है? धातु। संस्कृत में क्या होता है? धातु होता है। जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है, अपने यहाँ पर शब्द होते हैं, वैसे संस्कृत में धातु होता है। और उसी धातु यानी भाष धातु से बना है कौन? भाषा। किससे बना भाई? भाष धातु से बना है आपकी भाषा। क्या समझ में आ गई बातें? तो आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि संस्कृत मतलब कि भाषा जो है कि भाषा की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो भाषा की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई, संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यक्त वाणी। क्या अर्थ होता है? व्यक्त वाणी यानी भाष वक्तायाम वाची। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? भाष वक्तायाम वाची मतलब कि क्या?
व्यक्त वाणी, अर्थात जो वाणी होती है उसी को भास कहा जाता है, ठीक, जो कि संस्कृत भाषा का एक धातु होता है। इससे सुस्पष्ट होता है मेरे भाई कि भाषा का शब्द प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, उच्चरित वाणी के लिए होता है। अगर हम किसी शब्द को या फिर किसी चीज़ को हम क्या करें, शब्द का प्रयोग करके और व्याकरणिक दृष्टि से, मतलब व्याकरण के नियमों को फॉलो करते हुए अगर करें तो वही चीज़ हमारी क्या होती है, भाषा होती है। अगर व्याकरणिक दृष्टि से हम अपने मनोभावों को किसी बोली के माध्यम से बोलते हैं और उस बोली का साहित्य भी लिखा जा रहा हो या उस बोली में मेरे प्यारे दोस्तों व्याकरणिक शैली पर वह बोली आधारित हो, तो इस प्रकार की बोली को हम भाषा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, भाषा एक प्रकार से, हमने भाषा को लेकर के आपसे संबंधित पर्सनल एक वीडियो बनाई थी, हमने उसमें भाषा को आपको बताया था कि भाषा जो होता है यह मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, ध्वनि संकेतों से सहायता से क्या होता है, भाव और विचार की एक प्रकार से अभिव्यक्ति की जाती है भाषा में। भाषा क्या होती है, ध्वनि संकेत होती है। वह क्या होती है, भाषा यादृच्छिक संकेत होती है। भाषा क्या होती है मेरे भाई, तो भाषा रूढ़ होती है। भाषा सामाजिक वस्तु होती है। भाषा का प्रवाह कैसा होता है, अविच्छिन्न होता है। भाषा सर्वव्यापक होती है। भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन होती है। भाषा अर्जित वस्तु होती है। भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा सहज होती है। भाषा नैसर्गिक होती है या नैसर्गिक क्रिया होती है। भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरित होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है मेरे भाई, और भाषा स्थिरीकरण होता है भाषा का, और उसका मानवीकरण से जो है एक प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है भाषा को। इस प्रकार से भाषा पहले उच्चारित रूप में परिवर्तित होती है, और प्रत्येक भाषा का जो है ढांचा जो होता है अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी भाषा संबंधित। और साथ ही साथ भाषा भौगोलिक रूप में स्थानीकृत होती है कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो तमाम सारी बोलियां जब होती हैं तो उन सभी बोलियों में जो व्याकरणिक शैली होती है, बोलियों के तमाम सारे शब्दावलियों को मिला करके क्या भाषा क्या होती है, बोलियों का समूह क्या होती है, भाषा होती है। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा बोलियों का समूह होता है। हिंदी भाषा क्या है, बोलियों का समूह है। इसमें विभिन्न प्रकार की बोलियां आप देखेंगे। पूर्वी हिंदी आप देखेंगे, पूर्वी हिंदी में जैसे अवधी हो गई आपकी, इसी प्रकार से आपने बहुत सारी भाषा को, बघेली हो गई या छत्तीसगढ़ी हो गई, आपने देखा होगा। वहीं बिहारी हिंदी में आपने देखा होगा, मतलब बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये 5 प्रकार की जो है हिंदी आपके आमतौर पर देखी जाती हैं। इन्हीं सभी को मिला करके हिंदी भाषा बनती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू और ब्रजी और खड़ी बोली आती है, जिसको कौरवी भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा प्रश्न कि खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है, कौरवी नाम से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा सम्मिलित है, आपको एग्जाम में देगा बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, ऑप्शन डी में देगा ये सभी। या राजस्थानी हिंदी में आपसे पूछे कौन कौन की भाषा होती है, तो राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये सारी होती हैं। पहाड़ी हिंदी में आपकी गढ़वाली और कुमायूनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी समझने योग्य हैं, सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये बातें आपके समझ में आ गई सारी, ये बातें मेरे प्यारे दोस्तों आपके समझ में आ गई। किसी दिन बताऊंगा सारे मुद्दे को, किस प्रकार से भाषा का विकास होता है, भाषा में विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग होता है, ठीक है, सभी को चर्चा करेंगे। तो भाषा से संबंधित सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मज़ा तो आ ही रहा होगा वीडियो के अंतर्गत, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से और लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें। चलिए, आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, भाषा की परिभाषा दीजिए। भाषा की परिभाषा दीजिए। तो यद्यपि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल कार्य होता है। क्या, एक जटिल मतलब कि कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, क्या, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति और असंभव रूप 3 दोषों से रहित होना चाहिए। क्या, क्योंकि भाषा को कैसा, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप 3 दोषों से अलग होना चाहिए, मतलब ये 3 दोष नहीं होने चाहिए। तथापि भाषा की उत्तम परिभाषा के रूप में हम आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी हैं, और उन्हीं आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी की परिभाषा को देखते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने भाषा के बारे में कहा कि उच्चरित ध्वनि, क्या कहा उन्होंने, किसने, देवेंद्र प्रसाद या देवेंद्र नाथ शर्मा महोदय हैं आचार्य जी। इन्होंने कहा, आचार्य महोदय ने, कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से, क्या, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से
भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। क्या? उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। फिर से सुनिए, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा होती है। एग्जाम से में प्रश्न पूछे किसने कहा कथन? तो आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी का है। ठीक, इसके संबंध में कहा, भाषा के बारे में कहा कि जो हम उच्चारित ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं उससे अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी के पूर्ण अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसा बताया किसने? देवेंद्र नाथ शर्मा महोदय ने। ये थी भाषा की परिभाषा। तीसरा प्रश्न देखने का प्रयास करें। हमने आपको भाषा से संबंधित बता ही दी सारी बातें। आपके देखिए, भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है मेरे प्यारे दोस्तों। लिखित वालों, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय वालों, अगर ये सारे मुद्दे आपको पता हो गए ना तो आपसे भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप करने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ जानकारी आपके माइंड तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप एक प्रकार से थोड़ा बहुत अगर घर पर पढ़ें तो आसानी से मेरी वीडियोज़ के माध्यम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, चलिए भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। भैया भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी देखते हैं? तो भाषा की विशेषताएं आग्रांकित हैं। कैसी? देखें यहाँ पर कि भाषा क्या होती? भाषा एक सामाजिक तत्व होती है। हमने आपको बताया भाषा क्या होती है? एक सामाजिक तत्व होती है। हमने बताया भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा लोक व्यवहार के द्वारा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। समझने का प्रयास करें। भाषा एक सामाजिक तत्व होता है, मतलब समाज में भाषा का निर्माण होता है। समझ में आई बातें? इसी को सामाजिक तत्व कहा जाता है, मतलब कि समाज के अंतर्गत ही भाषा होती है। दूसरा बात क्या है? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। समय के अनुसार आप भाषा में परिवर्तन बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। इसमें कोई जो है अलग की बात नहीं है, फिर कोई इसमें जो है विवादास्पद बात नहीं है। ठीक, और भाषा लोक व्यवहार के द्वारा अर्जित की जाती है। अर्जित मतलब होता है कि ग्रहण करना या अपने काबिलियत के हिसाब से। जिस प्रकार से लोक में अर्थात जो है आप किसी समाज में रहते तो उस समाज में जैसा व्यवहार होगा ठीक उसी प्रकार से उसमें भाषा मतलब उस भाषा के शब्दों में बहुरूपता है। जैसे आप देखते हैं हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो कि अरबी, फारसी और उसके अन्य तमाम सारी भाषाओं से लिए गए हैं। लेकिन वहीं मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेजी के भी और या फिर यूरोपीय या फिर यूनानी भाषा के भी शब्द आप देखेंगे अपनी भाषा में है। जैसे मैं आपको भाषा के संबंधित बातें आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दिन मैं आपको बता रहा था जैसे ईरानी भाषा से आपका छत्रप हो गया, मिहिर हो गया, गज हो गया, ये सब आपकी ईरानी भाषा के शब्द हैं। वहीं पठान, मटर गश्ती, बकलोल, गुंडा, टसमस, जमाल घोटा, अखरोट, पटाखा, लुच्चा, नागड़ा, ये सारे के सारे शब्द आपके कैसे हैं? पाश्तो भाषा से हैं। तुर्की भाषा के आपके बताऊं तो बहादुर हो गया, कैंची, गलीचा, दरोगा, बाबरची हो गया आपका चम्मच जिससे आप खाते पीते हैं, बीबी, चेचक, कुर्ता, बीबी वगैरह या चेचक, कुर्ता, बहादुर, कैंची, गलीचा, दरोगा, बाबरची, चम्मच, ये सब कहाँ का है? तुर्की भाषा का है। वहीं अरबी भाषा के शब्द अगर बताना चाहूँ आपको तो अरबी भाषा के शब्द अपने यहाँ पर शामिल होते हैं हिंदी में। अदालत हो गया, कलम हो गया आपका, फैसला हो गया, तहसील हो गई, दुकान हो गया, लगान हो गया, दवा खाना हो गया, ये सब कहाँ के हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। वहीं फारसी भाषा के शब्दों को सुनिएगा। पशु, पक्षी, कचहरी, युद्ध, व्यापार, समय, त्योहार, किसमिस, शराब, चादर, दिमाग, ये सब कहाँ के हैं? ये सब फारसी भाषा के शब्दावलियाँ हैं। चीनी भाषा से जैसे कीचक, कीचक माने बांस होता है। कीचक माने क्या होता है? बांस। तो कीचक जो है वह चीनी भाषा का शब्द है। कीचक माने क्या होता है? बांस। सिंदूर जो आप कहते हैं, सिंदूर कहाँ का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। लीची कहाँ का है? चीनी भाषा का शब्द है। चीनी, लीची, ये सब कहाँ का है? चीनी भाषा का शब्द है। ठीक, ध्यान रखेंगे। जापानी भाषा की बात की जाए तो जापानी में जैसे रिक्शा कहते हैं ना कि रिक्शा, ऑटो, ये सब सॉरी ऑटो बोल रहा हूँ। रिक्शा जिसको आप कहते हैं रिक्शा, ऑटो का हिंदी होता है रिक्शा। तो रिक्शा मतलब हिंदी में हम प्रचलित करते हैं, लेकिन रिक्शा है शब्द कहाँ का? जापानी भाषा का रिक्शा शब्द है। जूडो जिसको आप कुश्ती अपने यहाँ पर कहते हैं, तो जूडो जो होता है वह जापानी भाषा का शब्द है, जूडो। पुर्तगाली भाषा से बहुत सारे शब्द जैसे कि आलमारी हो गया, अचार हो गया, कमीज हो गया, गमला हो गया आपका, कमरा हो गया, गोभी, तम्बाकू, तौलिया, बाल्टी, पिस्तौल वगैरह, फीता, बिस्कुट और इसी प्रकार से मेज़, बटन, ये सब कहाँ के हैं? ये सब आपके मेरे प्यारे दोस्तों पुर्तगाली भाषा के हैं। बाल्टी, तौलिया, पिस्तौल, फीता, बिस्कुट, मेज़, बटन, ठीक, ये सारे ओके। तंबाकू, गोभी, कमरा, गमला, ये सब कहाँ के? कमीज, अचार, अलमारी, पुर्तगाली भाषा के हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द सुनिएगा, इन सभी को लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी और अपलोड होने के बाद में इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और थर्ड ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर है। ठीक, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। वही फ्रांसीसी भाषा के आपके
हिंदी में शब्द बताना चाहूँ तो इंजन, कर्फ्यू, पेंसिल, मास्टर, मेम, टेबल, ये सब शामिल होते हैं। अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो गवर्नर, मजिस्ट्रेट, पोस्ट मास्टर, बटालियन, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन, डॉक्टर, ग्लास, कैमरा, फोटोग्राफर, ये सारे के सारे शब्द आपके प्रचलित हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में और भी शब्द हैं, बहुत सारे हैं। यूनानी भाषा की बात की जाए तो जैसे दाम, आप कहते हैं कि दाम, एकेडमी, एटलस, टेलीग्राफ, ये सब कहाँ की शब्दावलियाँ हैं? यूनानी भाषा के शब्दावलियाँ हैं। ध्यान रखें कहाँ से? यूनानी भाषा की। इटालियन भाषा की बात करें तो इटालियन भाषा जैसे मलेरिया हो गया आपका, गजट हो गया, बालकनी हो गया, स्टूडियो, स्केच, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ये सब इटालियन भाषा के हैं। तो ये सारे के सारे शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में बात की जाए तो कुछ भारतीय आर्य भाषा के शब्द अपने शब्द समूह पाते हैं अपने यहाँ पर। जैसे आप बताना चाहूँ गांव, खेत, बरसात, घर, पीठ, दांत, जेठ, आग, ये सब। इसी प्रकार से आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो संकर और द्विज अर्थों में आते हैं, जैसे कि एक तो मतलब हो गया विदेशी शब्द हो गया कोई, और एक हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कैसा, एक देशी शब्द हो गया। दो भाषाओं से मिल करके अगर कोई शब्द बने तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को मेरे प्यारे दोस्तों हम कहते हैं, उसी को मेरे भाई हम कहते हैं संकर या फिर द्विज शब्द। ठीक, तो जैसे कि हो गया आपका, जैसे द्विज शब्द में बात आई, इसे कहते हैं आप खून पसीना। खून पसीना एक कर दिया हमने, तो खून पसीना, खून कहाँ का शब्द है? ईरानी भाषा का शब्द है खून। और पसीना कहाँ का है? हिंदी भाषा का शब्द है। खून पसीना मिलकर के एक शब्द बन गया खून पसीना। ठीक, तो इसी को हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे हो गया आपका आम चुनाव, आप कहते हैं आम चुनाव। आम कहाँ का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और चुनाव कहाँ का है? तो हिंदी भाषा का। आम खूब खाते होंगे इस समय आप लोग, दशहरी वाला। ठीक, दशहरी, चौसा, सफ़ेदा, तमाम प्रकार की क्वालिटी होती है आम की। तो आम जो है कहाँ का शब्द है भैया? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे आप कहते हैं रेलगाड़ी, रेल कहाँ का है? अंग्रेजी भाषा का। गाड़ी हिंदी का रेलगाड़ी बन गया। ऐसे आपका देखेंगे छाया जो है छायादार आप कहते हैं, तो छाया जो होता है संस्कृत भाषा का शब्द है, दार ईरानी भाषा का शब्द है, तो छायादार हो गया। जेल खाना आप कहते हैं, तो खाना आपका ईरानी भाषा का शब्द है और जेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो आप जो कभी लोग बोले भाषा तो आप कहते हैं खाना वाना खा लिया, खाना वाना मत करिए, भोजन किया कि नहीं किया, भोजन किया कि नहीं किया, खाना वाना ना पूछे। खाना कहाँ का शब्द है? आपका ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी में थोड़ा आप जो है थोड़ा लिखने का प्रयास करें। वहीं बहुत सारी भाषा भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द समूह से ली गई हैं, तमाम प्रकार की। कुछ भाषा नवनिर्मित बनी, जैसे कि अभी मान लेते हैं टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को हम हिंदी में टेक्नोलॉजी, पहले क्या टेक्नोलॉजी शब्द था? नहीं था। टेक्नोलॉजी आया तो उसको हमने हिंदी में रूपांतरित किया तकनीकी, तकनीकी। ठीक, तकनीकी वही उसी से बनाना। तो कुछ ऐसी शब्दावली जो हम खुद बनाते हैं उसको, ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, हमने आपको शायद बता ही दी। भाषा मतलब क्या होती है? लोक व्यवहार। तो ये सब लोक व्यवहार के द्वारा हमने बनाई है, अर्जित करी। आप देखते हैं कुछ देशी शब्द होते हैं जैसे लोटिया, खटिया, मचिया, लोटा, थरिया, गिलास, ये सब शब्द जो है इसके बेना, इसी प्रकार तमाम सारे जो शब्द होते हैं जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। गांव घर में आप अवध प्रांत के होंगे तो जो अवधि के बहुत सारे शब्द आप देखते होंगे कि जो है आप चम्मच नहीं बोलते, चिम्मच बोलते हैं वहाँ पर अवधि में, आप देखेंगे चिम्मच। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे प्रकार के तमाम सारे देशज शब्द भी आप देखने को पाएंगे जो है इस भाषा में। तो ये सारे के सारे भाषा जो है क्या होती है? लोक व्यवहार के द्वारा अर्जित की जाती है। चौथी चीज़ यहाँ पर है कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न होता है। जो हमने अभी आपको बताया, अविच्छिन्न मतलब होता है कि एक में बंधा नहीं होता या अविच्छिन्न होता है कहीं, मतलब एक प्रकार से इसको हम रोक करके नहीं रह सकते। तमाम शब्दावलियों का प्रयोग इसमें होगा, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा अपने में सभी भाषाओं को ग्रहण करने में सक्षम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा नंबर, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का समूल्लेख कीजिए। क्या समूल्लेख कीजिए? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां आपकी, पश्चिमी हिंदी की अधोलिखित बोलियां आपके सामने। पहली हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी में बांगरू, दूसरी क्या हो गई? खड़ी बोली, तीसरी क्या हो गई आपकी मेरे प्यारे दोस्तों? कन्नौजी, चौथी क्या हो गई? ब्रजभाषा, और पांचवी क्या हो गई? बुंदेली। क्या पहली पश्चिमी हिंदी की भाषा, हमने क्या बताया था आपको भाषा को लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों? भाषा को लेकर के हमने आपको यह बताया है मेरे भाई, क्या बताया हमने आपको बताया कि भाषा जो होती है उसमें हमने बताया था कि हिंदी भाषा जो है 5 बोलियों का समूह होती है। 5 हिंदी भाषा में आती है। पहली बिहारी हिंदी, दूसरी पूर्वी मतलब मान लेते हैं पहली बिहारी हिंदी, दूसरी आपकी पूर्वी हिंदी, तीसरी आपकी पश्चिमी हिंदी, चौथी राजस्थानी हिंदी और पांचवी पहाड़ी हिंदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया पश्चिमी हिंदी, हमने आपको बताया होगा पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 भाषा होती है। पहली बांगरू, दूसरी खड़ी बोली, तीसरी कन्नौजी और चौथी ब्रजभाषा और पांचवी बुंदेली। ठीक, तो ये हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ। वहीं आपसे पूछे पूर्वी हिंदी की बोलियाँ तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। बिहारी हिंदी से पूछे तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक, आपसे पूछे राजस्थानी हिंदी तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी पूछे तो गढ़वाली, कुमायूनी। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या पूछा गया मेरे भाई, पूछा यही गया है आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके सामने, जरा देखने का प्रयास करें इसको। चलिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी की पूर्वी बोलियों में अग्रांकित बोलियां परिगणन होता है, मतलब कि मिलती हैं हमको, उनका गणना की जाती है। तो पहली कौन है, अवधी है आपकी, दूसरी क्या बघेली, तीसरी क्या छत्तीसगढ़ी। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां कहाँ की हैं, पूर्वी बोलियों के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन मेरे प्यारे दोस्तों, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी। फिर से एक बार सुनिए, बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं 3 बोलियां, मैथिली मगही भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तीसरी यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली कन्नौजी बांगरू ब्रजी खड़ी बोली, यानी जिसको कौरवी भी कहा जाता है। चौथी बोली आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। चौथी आपकी उसमें 5 होती हैं, मारवाड़ी जयपुरी मेवाती, सॉरी 4 होती हैं, मारवाड़ी जयपुरी मेवाती मालवी। ठीक, 5वीं में क्या आता है आपका, पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमायूनी 2 प्रकार की। तो ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो इससे आपके एग्जाम्स में लगातार 2 से 3 प्रश्न बनते आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लिखित वालों तो बिल्कुल रट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वालों से लगभग यहाँ से 10 से 12 प्रश्न बनने की संभावना है, बोलियों को लेकर के, हर भाषा को लेकर के। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते, 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि हिंदी शब्द आखिरकार कैसे आया, व्युत्पत्ति उसकी कैसी हुई। हमने बताया था व्युत्पत्ति, निष्पन्न, निष्पत्ति, मतलब उद्धृत या फिर उद्गम, ये सब एक ही शब्द होता है, ध्यान रखेंगे, उसका मतलब एक ही होता है। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के मानदंड विवादास्पद है, मतलब कि जो उसके विचार है, मानदंड है। मानदंड मतलब होता है कि जो मानक चीज़ें हैं, जो नियम उसके हैं, या फिर जो बातें बताई जा रही हैं, उसी को मानदंड कहा जाता है। तो विवादास्पद मतलब होता है क्या, कि विवादों से भरी पड़ी है। प्राचीन परंपरा के सनातनी हिंदुओं का विश्वास है कि हिंद शब्द जो है हीन और दा, हीन प्लस दा के संयोग से बना है हिंद शब्द। किससे, हीन प्लस दा से बना है हिंद। हीन का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है हीनता, और दा मतलब होता है कि, दा मतलब क्या होता है, मतलब होता है दलन करने वाला। अर्थात इस प्रकार हिंद शब्द का अर्थ होता है हीनता का दलन करने वाला। क्या, हीन शब्द का क्या अर्थ होता है भैया, हिंद का, हीनता का दलन करने वाला। क्या, हीनता का दलन करने वाला। समझ में आ रही बातें। इसी को लेकर के डॉक्टर भोलानाथ तिवारी महोदय कहते हैं, ये एक प्रकार से विचारक हैं, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं, इनके मतानुसार हिंदी का मूल अर्थ बात की जाए तो इन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब हिंद का या भारतीय, हिंद का या भारतीय व्यापक रूप से हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू और उनके द्वारा वैभव मतलब कि बोली जाने वाली भाषा को हम हिंदी नाम देते हैं। इन्होंने कहा कि हिंद का या भारतीय व्यापक रूप में हिंदुस्तान में रहने वाले, इन्होंने कहा कि व्यापक रूप में हिंदुस्तान में रहने वाले मतलब अधिक संख्या में हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू हम कहते हैं, और उनके द्वारा जो बोली जाती भाषा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हिंदी कहते हैं। ठीक, किसने कहा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सारी बातें समझ में आ गई, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। बताएं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां आपके सामने हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके सामने जब भी हिंदी साहित्य आप पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के युग, पहले तो 3 प्रकार के युग आपके आएंगे, और 3 प्रकार का जो युग होगा मेरे भाई, 3 प्रकार का युग। पहला युग क्या होगा आपका, सबसे प्राचीन हिंदी, मतलब प्राचीन हिंदी आप देखेंगे कि प्राचीन हिंदी। दूसरा क्या आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मध्यकालीन हिंदी काव्य। उसके बाद में आधुनिक हिंदी। तो मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी और प्राचीन हिंदी। अब प्राचीन हिंदी में भी आप तमाम प्रकार के कैटेगराइजेशन देखेंगे, लेकिन प्राचीन हिंदी को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। वही मध्यकाल को 2 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका मध्यकाल में मतलब भक्ति काल, और एक होता है उसके बाद में रीति काल। तो भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और रीति काल को हम मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर मध्यकाल कहते हैं। उत्तर मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में तमाम सारे कैटेगराइजेशन है, जैसे कि आप देखेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसी प्रकार से छायावाद युग, इसी प्रकार से प्रगति, प्रयोग, स्वतंत्रोत्तर, नवचेतनावादी, अंतःचेतनावादी, नई कविता, तमाम प्रकार के युग आप देखते होंगे हिंदी साहित्य में। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो वही आपसे पूछ रहा, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली विशेषता है कि वीर गाथाओं की रचना की जाती थी। यहाँ पर आलखंड, आल्हा वगैरह की रचना की जाती थी कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए, धय दो डोला समर खेतमा जे जीते ते ले उठाए,
हाथ दांत उखाड़े भंवरा नल के ती दिल्लीम करे द्वार एक चार, या इसी प्रकार से अन्य प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग होता था। मतलब ऐसी रचनाएं यहाँ पर लिखी जा रही थी या ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी जिसको लेकर के कवियों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के मतलब हाइपर बोल में लिखा। जिस प्रकार से आप देखेंगे सूफी काव्य धारा में जो आपके मेरे प्यारे दोस्तों बात करें मलिक मोहम्मद जायसी, शेख निसार या इस प्रकार से सूरदास जी हो गए आपके, तो ये सब हाइपर बोल मतलब एक प्रकार से विरह अवस्था का हाइपर वर्णन करते थे। हाइपर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते थे। वैसे तो रूपकों का बादशाह वात्सल सम्राट कहा जाता है। वात्सल सम्राट किसे कहा जाता है, सूरदास को वात्सल सम्राट कहा जाता है। रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी हैं, कौन है, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। ठीक, चलिए हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा आलोचक कौन है उसको भी बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। और भी प्रश्न आपसे पूछ लो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में उसको बताने का प्रयास करें। चलिए हिंदी साहित्य के 4 जो है सॉरी प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, कमेंट सेक्शन में। ओज और तेज के कवि कौन है, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। कवि त्रयी में कौन शामिल होते हैं। हिंदी साहित्य का कौन सा युग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में जो है एक प्रकार से हिंदी साहित्य का सबसे पहले जो है वैज्ञानिकता पर आधारित इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप चैट सेक्शन में देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बातचीत मत करिए बिल्कुल भी, चलिए कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आदिकाल की प्रवृत्तियों का उल्लेख, तो वीर गाथाओं की यहाँ पर रचना होती थी क्योंकि वीरतापूर्वक बातें होती थी, मतलब लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, उसको लेकर के तमाम सारी रचनाएं लिखी जाती थी कि जो है एक का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मजाए। कहा जाता है उस समय क्षत्रियों के संदर्भ में एक वहाँ पर आला का पंक्ति प्रसिद्ध है आपके सामने, अगर पढ़ना चाहूँ जैसे कि आला की पंक्ति थी, ध्यान नहीं आ रहा है कि मतलब कि क्षत्रियों के संबंध में थी कि जो है 12 बरस ले कुकर जीवे था कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, और वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे का धिक्कार। इस प्रकार से क्षत्रियों के संबंध में बातें बताई जाती थी, उस समय लिख रहा था कवि। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, तो वीरता पूर्वक रचनाएं लिखी जा रही थी। और वीरता ऐसी छोटी मोटी वीरता नहीं, मतलब कि हाइपर वाली वीरता, कि एक प्रकार से अगर हाथी पृथ्वी पर पैर रखता है, मतलब इतना युद्ध के मैदान में हाथी चलते हैं कि पृथ्वी में भूकंप आ जाता है, इस प्रकार से तीर वगैरह बरसते कि लगभग मानो लगता है कि पानी बरस रहा हो। ठीक, इस प्रकार से भाला वगैरह बरसते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे दूसरा क्या है, लौकिक एवं धार्मिक साहित्य की रचना। यहाँ पर लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य दोनों की रचना आपको देखने को मिलेगी वीरगाथा काल यानी आदिकाल में। वहीं ऐतिहासिक काव्यों की रचना यहाँ पर आपको खूब मिलेगी, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुम्मान रासो, दलपत विजय, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपने देखा होगा, आलखंड वगैरह, इसमें थोड़ा ऐतिहासिकता पर आधारित रचनाएं लिखी जा रही थी। ऐतिहासिक चीज़ों को वहाँ पर जो है साहित्य में लिखने का काम किया जा रहा था, ध्यान रखेंगे। चौथी बातें क्या है कि आश्रयदाता का अतिशयोक्ति जो है पूर्ण गुणगान किया जाता था। आश्रयदाता मतलब कि जो मतलब राजा जो होते थे वो पहले के, वह राजा अपने जो है दरबार में एक आध कवि वगैरह रखते थे ताकि वह उनका बखान कर सकें, राजा को खुश कर सकें, राजा की बड़ाई कर सके। तो बड़ाई में बहुत ज़्यादा बड़ाई कर देते थे कि मतलब कि राजा के द्वारा कुछ धन संपदा ज़्यादा मिल जाए, या फिर इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों राजा खुश रहे हमसे, इसीलिए जो है तमाम प्रकार की चीज़ें बहुत अतिशयोक्ति में बातें बताई जाने लगी थी। ठीक, सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके बताइए, क्या मेरी आवाज़ वगैरह सारी पहुंच रही है आप तक। चलिए फटाफट से बताएं, सारी मुद्दे आपके क्लियर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखें। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का नाम बताइए, सामान्य परिचय भी दीजिए। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ जैसे कि पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। मतलब राजस्थान के पश्चिमी साइड में देखेंगे तो मारवाड़ी भाषा आपकी बोली जाती है। ठीक, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में देखेंगे तो मेवाती बोली जाती है। वहीं मध्य में और थोड़ा पूर्वी साइड में देखेंगे तो जयपुरी बोली जाती है। और दक्षिणी पूर्वी इलाके में राजस्थान के मालवी बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थानी में आप देखेंगे राजस्थान में तो निमाड़ी भाषा बोली जाती है। क्या, निमाड़ी भाषा आपकी बोली जाती है राजस्थान में। ठीक, ध्यान रखेंगे, कौन सी भाषा बोली जाती है, निमाड़ी भाषा। समझ में आ गई बातें। तो 4 भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। ये निमाड़ी भाषा जो है दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ताकि मतलब अगर इसको नहीं याद हो पा रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे 4 ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 5वीं भी आप लोग अगर देख लिया है तो उसको भी याद रखेंगे, निमाड़ी भाषा। आगे देखते हैं
भोजपुरी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भोजपुरी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता कि भोजपुरी में संज्ञा का दीर्घ रूप दिखाई पड़ता है, जैसे कि चमार को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे चमार है तो चमार को हम क्या कहेंगे, चमरवा, या कहेंगे लोटा को लोटवा, या फिर कहेंगे जैसे कि जो है इस तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि कहेंगे ऐसे कुछ कहना तो बेना को बेनवा, इसी प्रकार से फ़ोन मोबाइल को क्या कहेंगे, मोबाइलिया, या इसी प्रकार से कहेंगे कुर्सी को कुर्सिया। ठीक, इस प्रकार से होता है। अवधि में भी देखेंगे तो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, मतलब संज्ञा का दीर्घ रूप दिखाई पड़ता है। संज्ञा का क्या, दीर्घ रूप दिखाई पड़ता है भोजपुरी भाषा में। अवधि में भी दीर्घ रूप आप देखने को मिलेंगे। ठीक, दूसरा क्या है इसकी विशेषता, आपसे पूछे अवधि की विशेषता, मतलब अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आप भी इस प्रकार से बता सकते हैं कि उसका दीर्घ रूप दिखाई पड़ सकता है। दूसरी क्या कि भोजपुरी में स्त्रीलिंग ई, नी, आनी तथा या जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे कि बात करें कि मान लेते हैं जेठ है, जेठ को मान लेते हैं हमको ई लगा करके बनाना है स्त्रीलिंग। जेठ लिखा है तो क्या लिखेंगे, जेठानी, क्या जेठ का क्या हो जाएगा, जेठानी। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मतलब कि तमाम सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे पंडित तो पंडितानी कर देंगे उसको, पंडित पंडितानी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नी से बन जाएगा। और ऐसे कहते पंडित पंडिताइन बहुत लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर आइनी हो जाएगा आपका। या जोड़ करके बोलेंगे तो क्या कहेंगे, क्या जैसे कि मान लेते हैं कि वो कुछ भी बोल दिया कि मतलब कि फलानमा तो फलनिया, या फिर इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें होती। तो या जोड़ करके भी बनाते हैं हम, या जोड़ करके बनाते हैं, आनी जोड़ करके बनाते हैं, नी जोड़ करके, और ई जोड़ करके हम भोजपुरी में क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं पुल्लिंग का। तीसरा या देख सकते हैं कि भोजपुरी में जो डा से ध्वनि होती है वह स्वतंत्र प्रयोग भी देखा जा सकता है उसका, डा का। ठीक, ध्यान रखेंगे। चौथा चीज़ यह है कि भोजपुरी में सा का उच्चारण प्रायः हा होता है। जैसे मास्टर को क्या कहेंगे, मास्टर, क्या कहेंगे, मास्टर, मास्टरवा, वो मास्टरवा, इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक, मास्टरवा को समझना नहीं बानी का, इस प्रकार से कुछ बोलेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। ठीक, आगे देखते हैं, सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं, आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। देवनागरी के लिपि के नामकरण से संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में निम्नलिखित मत होते हैं, उनको समझेंगे। वैसे देवनागरी लिपि से संबंधित पर्सनल एक वीडियो हमने बना दी है उसके मानकीकरण को लेकर के, तो उसको वीडियो को देख लेंगे, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड पर हमने विस्तार से उसको समझा दिया। कुछ विद्वानों ने इसका नाम नगर से जोड़ा है, अर्थात नगर की भाषा होने के कारण से इसका नाम क्या है, नागरी है। क्योंकि देवनागरी क्या होती, भाषा नहीं है, देवनागरी लिपि है। और लिपि किसी को आ जाता है, जो लिखने की क्रिया होती है उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर राम, तो ये राम किस भाषा का शब्द है, तो राम हिंदी भाषा का शब्द है भाई। राम जो है हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन लिखा किस शैली में है, देवनागरी में। लेकिन यहाँ पर भी तो राम ही लिखा है। अब इसको क्या कहा जाएगा, ये है तो हिंदी भाषा का शब्द राम, लेकिन लिखा किस में है, रोमन शैली में लिखा है। ये किस में लिखा है, ये आपका देवनागरी में लिखा है। समझ में आ रही बात है ना। ये होता है लिपि। लिपि मतलब होता है लिखना। देवनागरी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, मतलब कि हम कैसे लिखते हैं, दाएं से मतलब इधर से इधर की ओर लिखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा, देवनगर काशी में प्रचलित, मतलब देवनगर कहाँ पर है, काशी में, जिसी को देवनागर कहा जाता है, में प्रचलित होने के कारण से इसे देवनागरी हम कहते हैं। ठीक, कुछ लोग ये जो है गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध स्थापित करते हैं, नागरी लिपि का। ठीक, ध्यान रखेंगे। वही बात की जाए कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि मध्य युग में स्थापत्य की शैली थी नागर। क्या, मध्य युग में स्थापत्य की जो शैली थी वो नागर थी। या देखेंगे नागर और द्रविड़ शैली। तो नागर शैली उत्तर भारत की शैली, मूर्ति वगैरह जो बनाई जाती है, मतलब कि जो मंदिर बनाई थी नागर शैली में अपने लोगों की बनी होती है। लेकिन दक्षिण भारत वालों की कैसी बनी होती है, वह द्रविड़ शैली में बनी होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। जिसमें चतुर्भुजी आकृति होती थी नागरी लिपि में। चतुर्भुज अक्षरों जैसे सा, मा, भा, गा, ये सब चतुर्भुज आकृति के कारण है, इसीलिए इसको देवनागरी लिपि कहा गया। तो कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि जो है गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका नाम पड़ा है, कोई कहता है कि मध्य युग में स्थापित शैली थी नागर, इसके नाम पर पड़ा है, कोई कहता है कि काशी के नाम पर जो है इसको काशी जो देवनगर कहा जाता है, देवनगरी है, तो उसी के नाम से देवनागरी इसका नाम पड़ा। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका नगर जो है एक प्रकार से नागरी, मतलब कि नगर से जोड़ा जाता है नागरी का, इसीलिए नगर से क्या बना, देवनागरी बन गया। या ठीक, इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले विशेषता यह है देवनागरी लिपि की
कि वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण किया जाता है। दूसरी विशेषता कि लिपि चिन्हों के ध्वनि अनुरूप का नाम जो है दिया जाता है। यहाँ पर एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहीं लिप चिन्हों की पर्याप्तता यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। आप देखेंगे 52 शब्द, आपके 52 वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में, आप देखेंगे वर्णमाला में। तो कोई वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण है। तो क्या है, देवनागरी लिपि वैज्ञानिकता पर आधारित है, यह बात ध्यान रखेंगे। देवनागरी लिपि की अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक, लिपि चिन्हों की स्वतंत्रता है। यहाँ पर अलग अलग चिन्ह के लिए अलग अलग तमाम प्रकार के नियम है, मतलब कि क्या नहीं कि एक शब्द से हम दूसरा, ऐसे हिंदी में देखते हैं अगर का लिखना हुआ तो का के लिए सी भी प्रयोग करते हैं, का के लिए हम के का भी प्रयोग करते हैं, या इसी प्रकार से जा के लिए हम जी का प्रयोग, जेड का प्रयोग और जे का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर वहाँ पर चा के लिए बात की जाए तो अंग्रेजी में सी एच का प्रयोग करते हैं, दो शब्दों को मिला करके बनता है। लेकिन यहाँ पर एक ही शब्दों से हम काम चला लेते हैं। जैसे हमको अगर सा चाहिए तो 3 सा हमने रख लिया उसमें। एक जो है आपका देखेंगे छोटा वाला सा, एक देखेंगे सपेरा वाला, एक होगा आपका षटकोण वाला, एक होगा मेरे पास दोस्तों आपका सलजम वाला। तो 3 सामने रख लिया। तो एक प्रकार भाषा मतलब कि यहाँ पर लिपि चिन्हों की स्वतंत्रता है। मात्राओं का भी प्रयोग यहाँ पर आप देखेंगे, जो मात्रा वगैरह होती है सुपाठयता इसमें भी ठीक ठाक मात्रा में है। जो है नमनीयता भी इसमें आपको दिखाई पड़ती है। ठीक, सारी बातें समझ में आ रही हैं। रिमझिम भाला बरसे, ये देखिए भाला इसे बरस रहा था उस समय। ठीक, बरस गया भाला। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 12वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। डॉक्टर हरदेव बाहरी कौन है भाई? या डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार हिंदी बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने हिंदी बोलियों का सर्वाधिक उपयुक्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो कि इस प्रकार है। आप देखें यहाँ पर पूर्वी खंड, सबसे पहले का है आपका पूर्वी खंड। पूर्वी खंड में आपकी पूर्वी हिंदी बघेली हो गया। पूर्वी हिंदी में आपका क्या होगा? बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आपको इन्होंने बांटा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली को रखा। पश्चिमी खंड में इन्होंने बांटा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी में इन्होंने बताया किन किन भाषाओं को, कौरबी, हरियाणवी, कौरबी मतलब खड़ी बोली, और तीसरा बताया दक्षिणी, चौथा बताया ब्रज भाषा, पांचवा बुंदेली और छठवां कन्नौजी। या हरदेव बाहरी का स्वयं का ये वर्गीकरण है, ध्यान रखेंगे। हमने आपको जो बताया था वह वर्गीकरण सर्वमान्य है, प्रचलित है। राजस्थानी इन्होंने बताया दूसरा, किसी में राजस्थानी किसको किस में रखा है। इन्होंने बताया कि 2 तरीके से खंड इन्होंने बांटा, हिंदी की प्रकार से 2 खंड बांटा, पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड। अब पूर्वी खंड में आपका क्या होगा? 2 बांटा इन्होंने कि पूर्वी हिंदी और बघेली, मतलब पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी में बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी रखा। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली को रखा। पश्चिमी खंड के अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी बांटा, कहा पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, इन तीनों को एक में रखा। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरबी आती है, हरियाणवी आती है, दक्षिणी आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है। वहीं राजस्थानी के अंतर्गत आप देखेंगे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये सारी की भाषाएं आती हैं। वहीं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपका कुमायूनी और गढ़वाली आती है। तो इनका वर्गीकरण अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसी क्रम में ही सजाई हुई है। जैसे कि हमने बताया था आपको बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। बिहारी हिंदी में आपकी मैथिली, मगही और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरी में आपकी पश्चिमी हिंदी में कौन? बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, ब्रजी और खड़ी बोली यानी कौरबी। और चौथे में राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक, ध्यान रखेंगे। और पहाड़ी हिंदी में आपकी गढ़वाली और कुमायूनी है। ठीक, तो इसी प्रकार डॉक्टर हरदेव बाहरी ने बांटा, तो मतलब भाषा सब वही है, लेकिन उन्होंने 2 खंड में बांटा को कुल मिलाकर के। आगे देखते हैं, हिंदी के क्षेत्र विस्तार पर प्रकाश डालिए। व्यापक अर्थ में तो हिंदी का प्रयोग क्षेत्र समूचा हिंदुस्तान है, लेकिन प्रायोगिक दृष्टि से सीमित क्षेत्र है। परंपरागत हिंदी को मध्य प्रदेश या मतलब अंतर्वेद की सहायता से मतलब अंतर्वेद की साहित्यिक भाषा माना जाता है। वैसे इसका क्षेत्र पश्चिम में अम्बाला से लेकर के पूर्व में भागलपुर गंगा की तलहटी तक तथा उत्तर में नैनीताल की तलहटी से लेकर के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बालाघाट तक विस्तार से फैला हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर जो है सागर वारसिये महोदय कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करते हुए इन्होंने कहा कि इस भूमि भाग की सीमाएं पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर के नेपाल के पूर्वी छोर तक पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूरब में भागलपुर, दक्षिण पूरब में रामपुर और दक्षिणी पश्चिम में मेरे प्यारे दोस्तों खांडवा तक पहुंचती है। इस भूमि भाग में हिंदुओं के अधिक जो है मतलब हिंदुओं के आधुनिक साहित्य की बात की जाए, आधुनिक साहित्य, पत्र पत्रिकाओं, शिष्ट बोलचाल
की भाषा, स्कूली शिक्षा की भाषा एकमात्र खड़ी बोली हिंदी में ही है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें होती है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद में आप देखेंगे राजस्थान, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख लीजिएगा जैसे कि यूपी के बगल उत्तराखंड की कुछ भाषा, नेपाल की कुछ आरी बगल की भाषा, और थोड़ा आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो यही भाषा आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली हो गया आपका, हरियाणा हो गया, इसी प्रकार से आप देखेंगे थोड़ा जम्मू कश्मीर से नीचे वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड के बगल में, पंजाब वगैरह में, मतलब पंजाब से नीचे वाले क्षेत्रों में आपको हिंदी देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये सारे के सारे भाषी क्षेत्र हिंदी के ही हैं। ठीक, तो ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी प्रकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। सभी लोग एक प्रकार से वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।